हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। एकदम टकाटक मस्त बिंदास। चलिए, अपने टॉपिक चल रहा है मेवाड़ का गोहिल वंश। ठीक है। और मेवाड़ के गोहिल वंश में अपन ने लास्ट क्लास में जो बात करी थी वो बात करी थी अपन खातौली का युद्ध, जो कि 1517 में हुआ था। बांडी का युद्ध 1518 में हुआ था और गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। लगातार हुआ था। ठीक है। और लास्ट बयाना युद्ध अपन ने बात करी थी 16 फरवरी 1527 को ये युद्ध हुआ था बाबर और सांगा के बीच में। तो इसमें सांगा की जीत होती है और बाबर की तरफ से जो मेहंदी हसन ख्वाजा इस युद्ध में लड़ने के लिए आए थे, जिनकी बुरी तरीके से हार हुई थी। तो बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 के अंदर। उसके बाद होता है खानवा का युद्ध, और आज अपन पढ़ेंगे खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध से अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं शुभराम आप सभी का जीएसएम क्लासेस में दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और साथ ही आशा करता हूं कि आप सब जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। और जो भी नोट्स बना रहे हो लगातार कंटिन्यू बनाना और शुरू से बनाना। ठीक है। शुरू से अंत तक शुरू करना आपको कछुआ वंश से, और एंड करना है एकीकरण तक। ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं अपन खानवा का युद्ध, जो कि बयाना युद्ध के 1 महीने बाद हुआ था। यानी 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। गंभीरी नदी रूपवास भरतपुर में यह लड़ा गया था और बाबर और सांगा के मध्य यह युद्ध हुआ था। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति अपनाई थी। तुलुगुमा युद्ध पद्धति अपनाई थी और प्रथम बार मतलब पहली बार राजस्थान में तोपखाने का प्रयोग किया था बाबर ने। और बाबर के 2 प्रमुख तोपची थे, मुस्तफ़ा खां और उस्ताद अली खां। ठीक है। और सांगा की बात करें तो सांगा की ओर से लड़ने वाले बहुत सारे जो है यहाँ पे राजा भी आए थे, राव भी आए थे, सरदार भी आए थे। ठीक है। तो सांगा ने यहाँ पे पाती पेरवन प्रथा शुरू की, जो कर्नल टोड के अनुसार यहाँ 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार आए इस खानवा के युद्ध में भाग लेने के लिए, सांगा की ओर से लड़ने के लिए। ठीक है। तो कौन कौन आए हैं युद्ध में, ज़रा उनको देख लेते हैं एक बार। तो पहला है महमूद लोदी, दूसरा हसन खां मेवाती, जो कि मेवात अलवर से आए थे। और सांगा की ओर से एकमात्र ये जो हसन खां मेवाती है एकमात्र मुस्लिम लड़ा था बाबर के विरुद्ध। ठीक है। तीसरा पृथ्वीराज कछवा आए थे आमेर से इस युद्ध में भाग लेने के लिए। और अखेराज देवड़ा सिरोही से आए। राव मालदेव राठौड़ जोधपुर मारवाड़ से आए थे। कल्याणमल बीकानेर से आए। नारायण हाड़ा बूंदी से आए। करमचंद पवार अजमेर से आए। और मेदिनी राय चंदेरी से आए थे। और अशोक परमार जो हैं जगनेर से आए थे। जाला अज्जा सादड़ी से, जाला सज्जा गोगुंदा से, रतन सिंह चुंडावत सलुम्बर से आए थे। ठीक है। और हैं वीरम देव जो हैं वो मेड़ता से आए थे। भारमल ईडर से आए। उदय सिंह वागड़ से आए। और खानजादा नागौर से आए। और शैलदी तंवर जो है ये रायसेन से आए थे। खानजादा और शैलदी तंवर इन दोनों ने राणा सांगा को युद्ध में धोखा दिया था। ठीक है। और बाबर का साथ दिया था अंदरूनी तरीके से। मतलब लड़ तो सांगा की तरफ से रहे थे, लेकिन असल में ये साथ दे रहे थे बाबर का। ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं इनके बारे में। खानवा के युद्ध में बाबर की जीत हुई और बाबर ने गांजी की उपाधि धारण की। बाबर ने राजपूतों के कटे हुए सिरों की एक दीवार बनाई थी। जो खानवा का युद्ध हुआ था इसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, राजपूत सैनिक। तो उनकी जो सिर खोपड़ियाँ थी उनकी एक दीवार बन गई थी। ठीक है। इस युद्ध में सांगा के राजचिन्ह जाला अज्जा ने धारण किए और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जो जाला अज्जा हैं
उन्होंने राणा सांगा के जो मुकुट है, उनकी जो पोशाक है, वो जाला अज्जा ने धारण की और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और राणा सांगा जो घायल अवस्था में राणा सांगा को बसवा ले जाया गया था। ठीक है, तो इस वजह से जाला अज्जा को जो है पोशाक पहनाई गई। अब आगे बात करें, इस युद्ध में सांगा को रायसेन के सैलदी तंवर और खानजादा ने धोखा दिया। सांगा की ओर से लड़ने वाली वह अंदरूनी शक्तियाँ जिसने सांगा को धोखा देकर बाबर का सहयोग कर रहा था, वह सैलदी तंवर है। ये अंदरूनी तरीके से, यानी कि युद्ध में तो सांगा की ओर से लड़ रहा था, लेकिन असल में ये बाबर का सहयोगी था। ठीक है, राणा सांगा को इर्ची गांव में जहर दे दिया। इस कारण 30 जनवरी 1528 ईस्वी में बसवा गांव में सांगा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इर्ची गांव में राणा सांगा को जहर दे दिया गया था। इस वजह से 30 जनवरी 1528 ईस्वी में बसवा गांव के अंदर जो है राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राणा सांगा का दाह संस्कार किया जाता है, और ये दाह संस्कार जो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है, जहाँ पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, और इस छतरी का निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। ठीक है, अशोक परमार के बारे में नोट लिखो। अशोक परमार की वीरता से प्रसन्न होकर राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर प्रदान की, और अशोक परमार ने बिजोलिया नगर की स्थापना की। ठीक है, खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने साथ दिया था राणा सांगा का। ठीक है, तो इस वजह से अशोक परमार से खुश होकर के राणा सांगा ने ऊपर माल की जागीर जो है अशोक परमार को दे दी थी, और अशोक परमार ने बिजोलिया की स्थापना की, और इनकी जो छतरी है राणा सांगा की, वो मांडलगढ़ में अशोक परमार ने ही बनवाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं सांगा के पुत्रों की। तो इनके 4 पुत्र थे। ठीक है, सबसे पहला भोजराज, और भोजराज की पत्नी है मीराबाई, जिनका बचपन का नाम पेमल दे। ठीक है, मीराबाई वही है जो कृष्ण भक्ति में लीन थी। ठीक है, उसने सब कुछ छोड़ दिया था। पति भोजराज के मृत्यु के बाद में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, मोह माया से परे हो गई थी वो मीराबाई, कृष्ण भक्ति में रहती थी। ठीक है, भोजराज जो हैं खानवा का युद्ध में लड़ते हुए, खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद रतन सिंह की बात करें तो सांगा के बाद में रतन सिंह का शासन काल रहा, और रतन सिंह जो है इनका शासनकाल 1528 से लेकर के 1531 तक इनका शासनकाल रहा। और रतन सिंह को जो है अहरिया उत्सव में भाग लेने के लिए बुलाया गया था, और वहाँ बुला करके सूरजमल हार्डा ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, अहरिया उत्सव जो हुआ था बूंदी में, उसमें भाग लेने के लिए गए थे रतन सिंह। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सूरजमल हार्डा ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, धोखे से। रतन सिंह के बाद अब बात करते हैं विक्रमादित्य की। तो विक्रमादित्य का शासनकाल 1531 से लेकर के 1536 तक इनका शासनकाल रहा। पिता इनके राणा सांगा हैं, माता कर्मावती, भाई उदय सिंह, और सेनापति है रावत बाघ सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1534-35 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, 1534-35 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और रानी कर्मावती ने मुग़ल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। ठीक है, और 1534-35 में चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ, जिसमें रावत बाघ सिंह ने केसरिया किया, और रानी कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं ने अग्नि जोहर किया। ठीक है,
देखो, अब ये बहादुर शाह जो हैं, इसने क्या हुआ कि पहले इसने 1533 के अंदर, ठीक है, 1533 के अंदर आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ के अंदर। तब क्या हुआ कि ये जो कर्मावती है, इसने संधि करके रणथंभौर दुर्ग दे दिया था बहादुर शाह को, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि बहादुर शाह इतने में राजी नहीं हुआ। फिर अगले साल 1534-35 में इसने चित्तौड़गढ़ का घेरा डाल दिया, ठीक है। 1534 में घेरा डाल दिया और 1535 में जो है इसने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो कर्मावती ने सोचा रहे कि यार ये तो मानता ही नहीं। पिछली बार 1533 में इसने घेरा डाला तो कर्मावती ने संधि करके रणथंभौर दुर्ग दे दिया था, अब बार बार कौन देगा। तो कर्मावती ने इस बार संधि नहीं करी, और ये तो बहादुर शाह चाहता ही था, मतलब चित्तौड़ पर अधिकार करना चाहता था। तो फिर कर्मावती ने मुग़ल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं समय पर आ नहीं सका था। तो इस वजह से 1534-35 में चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था, जिसमें रावत बाघ सिंह ने केसरिया किया और रानी कर्मावती ने जो है यहाँ पे जौहर किया था, ठीक है। तो जहाँ पे जौहर और केसरिया होता है उसको अपन साका कहते हैं, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ का ये दूसरा साका हुआ था। अब बात करते हैं प्रथम शाखा की। तो ये दूसरा शाखा था, तो प्रथम शाखा कौन सा था? प्रथम शाखा आपको मैंने पीछे पढ़ाया था, ठीक है। वो जो शाखा है, प्रथम शाखा 1303 में हुआ था, ठीक है। ये दूसरा शाखा है, दूसरा शाखा तो हुआ 1534-35 में, ठीक है। और पहला जो शाखा हुआ था चित्तौड़ के अंदर वो 1303 ईस्वी में हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पर आक्रमण किया था, ठीक है। किस लिए? पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो रतन सिंह ने केसरिया किया था, और पद्मिनी ने जो है अपनी 1600 रानियों के साथ, या पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 रानियों ने वहाँ पे चित्तौड़गढ़ में अग्नि जौहर किया था, और इस वजह से चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ था, ठीक है। और दूसरा शाखा जो है ये कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं ने अग्नि जौहर किया था, और बाघ सिंह ने यहाँ पे केसरिया किया था। तो दूसरा शाखा ये माना जाता है 1534-35 में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का। तो ये जो शाखा हुआ इसमें 13,000 महिला, ठीक है। इसमें 13,000 ये सबसे बड़ा जौहर था, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर था चित्तौड़गढ़ को। दूसरा जो शाखा हुआ था, दूसरा जौहर हुआ था, ये सबसे बड़ा जौहर है, ठीक है। अगर आपको ऐसे पूछ ले कि सबसे बड़ा जौहर कौन सा है, तो ये कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं ने जौहर किया, अग्नि जौहर, ये सबसे बड़ा जौहर है, ठीक है। अब 1536 में पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर ने राणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। अब ये पृथ्वीराज सिसोदिया कौन है? जैसे कि पिछले क्लास में अपन ने बात करी थी, मतलब 2-4 दिन हो गए, अपन ने पृथ्वीराज के बारे में पढ़ा था। तो पृथ्वीराज राणा सांगा का भाई है, और ये बनवीर जो है विक्रमादित्य का और उदय सिंह का, इनका क्या है, चचेरा भाई है। तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसका दासी पुत्र है ये, ठीक है। तो दासी पुत्र हैं बनवीर। तो ये क्या चाहता था, चित्तौड़ पर अधिकार करना चाहता था और वहाँ का शासक बनना चाहता था। तो इस वजह से जो है विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी, और बनवीर जो है फिर उदय सिंह को मारने के लिए चल पड़ा था, और पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह को वहाँ से, चित्तौड़गढ़ से बचाया। और उदय सिंह को फिर जो है ये कीरतबारी नामक व्यक्ति के सहयोग से कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचाया, और कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा ने उदय सिंह को शरण दी, ठीक है। बनवीर ने चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी
मंदिर का निर्माण करवाया। और तुलजा भवानी जो है छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी कौन है? तुलजा भवानी। और तुलजा भवानी का मंदिर निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने कराया था। और कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, तो ये उदय सिंह को कोंबलगढ़ दुर्ग में भेज दिया गया। ठीक है, और आशा देवपुरा ने जो है उदय सिंह को शरण दे दी। उसके बाद आगे क्या हुआ वो देखते हैं, उदय सिंह में पढ़ेंगे कि क्या होता है बनवीर का। उससे पहले देखते हैं पन्नादाई जो हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पन्नादाई ये गुर्जर जाति की महिला है। इसकी गोत्र धाबाई और इनके पिता का नाम हरचंद हांकला है और पति सूरजमल चौहान, पुत्र इनका चंदन था। ठीक है, और यह उदय सिंह की धामा थी और अपने पुत्र बलिदान के लिए मेवाड़ में प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं महाराणा उदय सिंह के बारे में। तो उदय सिंह का शासनकाल 1537 से लेकर के 1572 तक इनका शासनकाल रहा। और राणा सांगा का पुत्र है और माता इनकी कर्मावती है, दाई माँ पन्नादाई है। ठीक है, उदय सिंह का अगर राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। कुंभलगढ़ में 1537 में आशा देवपुरा ने इनका पहला राज्याभिषेक किया था 1537 में, किलेदार आशा देवपुरा ने। ठीक है, उसके बाद इनका वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था 1540 के अंदर। ठीक है, जब मृत्यु हुई थी किसकी? राणा सांगा की। 23 जनवरी 1528 को जब राणा सांगा की मृत्यु हुई थी, तब वैसे तो नहीं, सॉरी, ये उल्टा हो गया ऐसे, ये तो महाराणा प्रताप करता है। हाँ ठीक है, तो महाराणा उदय सिंह का 2 बार राज्याभिषेक होता है। पहला कुंभलगढ़ के अंदर होता है 1537 में और दूसरा राज्याभिषेक होता है इनका 1540 के अंदर। वास्तविक राज्याभिषेक होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, और राज्याभिषेक में राव मालदेव ने इनका साथ दिया था उदय सिंह का। ठीक है, अब बात करते हैं उदय सिंह की रानियों के बारे में। तो इसकी 2 रानियाँ थी। ठीक है, एक जयवंताबाई जो कि पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी और जयवंताबाई से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और दूसरी रानी थी धीरबाई भटियाणी जो कि जैसलमेर से थी और इनसे जो पुत्र हुआ उनका नाम है जगमाल। ठीक है, और उदय सिंह का अन्य पुत्र है शक्ति सिंह और उदय सिंह की छत्री है गोगुंदा के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना 1559 में करी और उदय सागर जेल बनवाई 1559 में। 1559 में ही उदयपुर की स्थापना करी और 1559 में ही उदय सागर जेल बनवाई थी। ठीक है, उदयपुर में राजमहल बनवाए और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि देखो विक्रमादित्य को मारने के बाद में 1536 के अंदर बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया था। ठीक है, तो 1536 के बाद 1536 से लेकर के 40 तक बनवीर का शासन बनवीर ने अधिकार कर रखा था चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, लेकिन वो राजा नहीं बन सका, केवल उसने जो है अधिकार कर रखा था। ठीक है, तो 1540 ईस्वी में मावली के युद्ध में महाराणा उदय सिंह ने मालदेव के सहयोग से बनवीर को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया। इस समय दोनों के बीच मावली का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1540 में मावली का युद्ध हुआ था महाराणा उदय सिंह और बनवीर के मध्य। और महाराणा उदय सिंह का साथ दिया था राव मालदेव जो कि मारवाड़ के राठौर शासक है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। 1543 में उदय सिंह ने शेरशाह सूरी से संधि करके अधीनता स्वीकार की और चित्तौड़गढ़ की जो चाबियां हैं वो शेरशाह को
सौंप दी थी। ठीक है, 1543 के अंदर उदय सिंह ने शेरशाह सूरी से अधीनता स्वीकार करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो चाबियां हैं वो शेरशाह को सौंप दी थी। इसलिए इसका एक नोट लिखो, शेरशाह सूरी या अफगानों से अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक महाराणा उदय सिंह। ठीक है, यहाँ पे मुगलों से संधि की बात नहीं कर रहे हैं अपन, ये है तो मुगल लेकिन मुगलों में ये अफगान है। ठीक है, अफगानों से, तो अफगानों से अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक है उदय सिंह। ठीक है, उसके बाद 1557 ईस्वी में हाजी खां पठान व उदय सिंह के बीच हरमाड़ा का युद्ध हुआ। कब? 1557 के अंदर हरमाड़ा का युद्ध हुआ हाजी खां पठान और उदय सिंह के बीच में, जिसमें उदय सिंह की हार होती है और इस युद्ध में मालदेव ने हाजी खां पठान का साथ दिया था। क्यों? मालदेव तो हमेशा उदय सिंह का साथ देता आ रहा था पहले, अब 1557 में क्या हो गया जो ये हाजी खां पठान का साथ दे रहा? इसके पीछे एक वजह है, ये महाराणा प्रताप ने शेरशाह सूरी से 1543 में संधि कर ली थी। ठीक है, और ये जो शेरशाह सूरी ने मालदेव पे आक्रमण किया था मारवाड़ में 1540 में। ठीक है, 5 जनवरी 1540 को मारवाड़ पे आक्रमण किया था और उस समय मारवाड़ के शासक थे राव मालदेव, और उस समय 5 जनवरी 1540 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। तो 1540 के अंदर नहीं, 44 के अंदर। ठीक है, 5 जनवरी 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था और उसमें जो है शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया मालदेव पे, तो मालदेव का साथ नहीं दिया था उदय सिंह ने। ठीक है, उदय सिंह ने इस युद्ध में मालदेव का साथ नहीं दिया था, क्योंकि देखो ये गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था और इन भाई साहब ने, उदय सिंह ने तो पहले ही 1543 में ही संधि कर ली थी शेरशाह सूरी से, तो मालदेव का कैसे साथ देगा ये? तो इस वजह से 1544 में मालदेव का साथ नहीं दिया था उदय सिंह ने। तो ये जो मालदेव हैं उदय सिंह से नाराज़ हो गया और नाराज़ होकर के फिर इसने क्या किया कि 1557 के अंदर हाजी खां पठान का साथ दिया था हरमाड़ा का युद्ध में 1557 में और उदय सिंह को हराया। ठीक है, आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। ठीक है, अकबर ने 1567 के अंदर चित्तौड़ का घेरा डाला और 1568 में चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था। ठीक है, और ये चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका भी 1567-68 में हुआ था। अकबर ने यहाँ पे 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। ठीक है, मेवाड़ के 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था, जो कि सबसे बड़ा कलंक है अकबर के ऊपर। और अकबर की बंदूक का नाम है संग्राम, और इनका एक ज़बरदस्त हाथी था, उसका नाम है हवाई हाथी। ठीक है, और उदय सिंह की तरफ से इनके सेनापति जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया। ठीक है, और एक हैं कल्लाजी राठौड़। तो कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ देख लेते हैं इनके बारे में। 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में घेरा डाला। उदय सिंह चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी फतेह सिसोदिया को सौंपकर गोगुंदा की ओर चले गए। फतेह सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया हुआ और फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ पे जौहर हुआ था। ठीक है, कल्लाजी राठौड़ अपने चाचा जयमल राठौड़ को कंधों पर उठा करके युद्ध लड़ा था। ठीक है, और अकबर फतेह सिसोदिया व जयमल राठौड़ की वीरता से प्रसन्न होकर हाथी पर सवार पाषाण मूर्तियाँ बनवाई किनकी? जयमल फतेह की। ठीक है, और आगरा के किले में लगवाई थी गजारूढ़ मूर्तियाँ। ठीक है, जयमल फतेह की। तो उसके बाद
1567-68 में चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ और अकबर ने 30,000 हिंदुओं का यहाँ पे कत्लेआम करवा दिया था। 26 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और गोगुंदा में ही जो है इनका दाह संस्कार किया गया और उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी छोटे बेटे जगमाल को नियुक्त किया था। ठीक है, तो उदय सिंह ने तो अपना जो ये धीरबाई भटियाणी का पुत्र है जगमाल, जो कि महाराणा प्रताप जयवंता बाई का पुत्र है महाराणा प्रताप, तो ये उदय सिंह का बड़ा पुत्र है महाराणा प्रताप। ठीक है, और जगमाल छोटा पुत्र। तो उदय सिंह ने अपनी रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर के जगमाल को जो है मेवाड़ का शासक या उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, जो दाह संस्कार हुआ था उदय सिंह का, वहाँ पे दाह संस्कार में यानी कि शमशान में, गोगुंदा के शमशान में उदय सिंह का राज तिलक कर देते हैं लोग। ठीक है, तो उदय सिंह का राज तिलक करने के बाद में जो जगमाल है वो अकबर के पास चला जाता है। ठीक है, आगे आगे अपन देखते हैं महाराणा प्रताप देखेंगे कल। चलो आज लंबा वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया है। अब यहाँ पे महाराणा प्रताप का राज तिलक हो जाता है। ठीक है, और जगमाल जो है अकबर की शरण में चला जाता है। तो अब देखते हैं और पढ़ते हैं आगे कल महाराणा प्रताप। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।